स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ को शिला भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में नक्सलवाद पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकान जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस जो काम कर रही है उसकी प्रशंसा समूचे देश में आज हो रही है। 1 साल में ही बदला हुआ परिदृश्य आपको दिखेगा। आने वाले समय में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को कलर अवार्ड किया। बड़ा परिवर्तन। बस्तर में जिस ताकत के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस, बाकी देश के अन्य फोर्सेस भी हैं, लेकिन जो करिश्माई काम डीआईजी कर रहा है, छत्तीसगढ़ के लोकल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की फोर्स कर रही है, ये बहुत गजब काम है। समूचे देश में इस बात की प्रशंसा है और आप भी देख रहे हैं कि नक्सलवाद किस तरह सिमटता जा रहा है। बस्तर उन्नति के मार्ग को प्रशस्त होगा, इसमें कोई संशय मुझे नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया। वहीं बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। प्रदेश में 27 बड़े उद्योग समूह 32,225 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नवा रायपुर में नीति आयोग और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के पहलुओं को साझा किया। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स का विपुल भंडार है, अनुकूल औद्योगिक वातावरण है। इसके साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 तैयार की गई है और इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। वहीं निवेश पर सीएम साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए प्रदेश में रेड कार्पेट भी खुला है। बढ़ते हैं आगे। रायपुर के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हिंदुओं को इसकी चिंता है। अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उन्हें भारत में शरण दी जाए। भारत हिंदुओं की मातृभूमि है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि पिछले दिन यह घटना हुई कि हिंदुओं को बीएसएफ के जवानों ने भगा दिया था और इसको लेकर हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था कि उन्हें आने दिया जाए। आज वो विषय बढ़ता चला जा रहा है और हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक तो नहीं, आज के अत्यंत प्रिय एक शिष्य हैं विजय तिवारी जी, उनकी बेटी का विवाह है। आप लोगों को स्मरण होगा एक घटना घटी थी जिसमें 5 बच्चे एक साथ काल कबलित हो गए थे। तो जिस समय ये घटना घटी थी उस समय हम लोग उनके यहाँ आए थे ढाढ़स बंधाने के लिए
उस समय कोई दूसरा उद्योग नहीं था, तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अब आपके बेटे और भाई, तो उसी संबंध का निर्वाह हम प्रतिवर्ष उनके यहाँ आकर के करते रहे हैं। अभी उस बच्ची का विवाह है, तो एक भाई के रूप में हम उसके लिए आए कि एक हैं तो सेफ हैं। ये कब कहा जा रहा है? 2024 ईस्वी में कहा जा रहा है। चुनाव कब से हो रहे हैं? 1947, 48, 53, 52 से हो रहे हैं। अभी तक कैसे एक तो नहीं थे, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि एक हो जाओ, तो अभी तक हम कट गए। किसने काट दिया हमको? हम तो अपना वोट जिसको उचित लगता है देते ही रहे हैं। जिसको जहां मना आता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है। जिसको नीतियां ठीक लगती हैं, नेता ठीक लगता है, वो देता है। तो अभी तक हम कब कट गए बताओ? अब कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब कि हमको धमकी दी जा रही है कि अगर हमको वोट नहीं दिया, दूसरी जगह गए तो काट देंगे। तो ये तो आपत्तिजनक बात है। आप किसी को धमकी दे करके वोट नहीं ले सकते हो, डरा करके वोट नहीं लिया जा सकता है। आप अपनी नीतियां घोषित करिए और नीतियों के आधार पर लोगों को लगेगा आपको वोट करेंगे। आप धमकाते क्यों हो कि बटोगे तो कटोगे? सीधा डायरेक्ट हिट हो रहा है। ये डायरेक्ट हिट कैसे कर सकते हो? लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना चुनाव आयोग बोल रहा है और ना तो देश का राष्ट्रपति बोल रहा है, ना तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ये नारा गलत है, ये धमकाने वाला नारा है और ऐसा नारा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं दुर्ग से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां जिला अस्पताल के बाहर एक बार फिर धमधा के कन्हारपुरी शासकीय अस्पताल में वहां के स्टाफ ने इलाज छोड़कर जमकर चिकन पार्टी की। इस दौरान अस्पताल में जाकर पूछा गया तो उन्होंने स्टाफ से कहा कि पूरा स्टाफ जो है वो ड्यूटी पर है और वो लोग यहाँ चिकन पार्टी कर रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को मीडिया अपने कैमरे में कैद कर लिया मीडिया में। और जब मीडिया की टीम बुधवार अस्पताल पहुंची और अंदर गए तो देखा कि जिस वार्ड में मरीजों को बेड होना चाहिए था, जहां पर मरीजों का इलाज होना चाहिए था, वहां चिकन बिक रहा था और बेड पर बैठकर वहां के डॉक्टर स्टाफ चिकन चावल खाए। अच्छा, टॉयलेट अच्छा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ है पूरा मामला? अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सामने आई? जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहला मामला नहीं जो धमधा ब्लॉक में मुर्गा पार्टी और शराब पार्टी हो रही है, जिस तरीके से जनता पब्लिक देख रही है विजुअल को। इससे पहले भी धमधा के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे भी शराब की पार्टी का आ चुका है। और जो जिला अस्पताल जो मेन हॉस्पिटल है जिले का, वहां पे बर्थडे पार्टी आईसीयू के इसमें डॉक्टर के केबिन में आ चुका है। अब बताना चाहिए जब मीडिया की टीम वहां पहुंचती तो देख के हैरान होती कि जब टाइमिंग है जो हॉस्पिटल खुलने का लगभग 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का है जी। हम जब 3 बजे जब वहां पहुंचते देखते कि वहां पे स्थिति लॉक मतलब शटर बंद है। और जब आसपास से पूछते तो उनका कहना था कि टाइमिंग तो 4 बजे का है, पर यहाँ पे जो स्टाफ नहीं है यहाँ पे। जब हमारे जब अंदर जाते हैं वहाँ पे हल्का फुल्का उसकी वजह उनसे करते हैं और जब अंदर जाते देखते कि वहाँ पे मरीजों जो बेड है उसको साइड करके वहाँ पे बाकायदा गैस सिलेंडर रखते थे। वहाँ पे चिकन मुर्गा और चावल वगैरह बन रहे हैं। जब हमने देखा कि हैरानी तो जब हुई जब वहाँ देखे कि सारे का सारा स्टाफ इवन डॉक्टर भी वहाँ पे इस चीज में सम्मिलित नजर आ रहे हैं। बीओसी जो है वहाँ पे वार्ड बॉय हो जो भी हो, तो मतलब एक इमरजेंसी सर्विस के रूप में देखा जाता है अस्पताल को कि इमरजेंसी आती तो वहाँ पे सारी चीजें सुविधा हो। लेकिन वहाँ पे अगर इस तरीके से खाना बन रहा हो, मुर्गा पार्टी चल रही हो, शराब की नशे में हो, तो मतलब कहीं न कहीं चीजें हैरान परेशान करने वाली थी। एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री 86 डॉक्टरों का अपॉइंट करके अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कमी है डॉक्टर वहाँ भेजते हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पे इस तरह की वारदात होती है और वहाँ पे लोग मुर्गा पार्टी करते नजर आते हैं। लगातार हमारे द्वारा भी कई जगह पे दिखाया गया कि जिला प्रशासन कहीं पे जिला करता है। इस वजह से यहाँ पे निरीक्षण नहीं होते। जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पे अगर निरीक्षण लगातार करते रहे अपने चैम्बर से निकले इसी चैम्बर से, तो कहीं ना कहीं उनके स्टाफ के द्वारा जिस तरीके से वारदात हो रही है और जो चीजें हो रही है उसके सामने आएगी। जी जी बिल्कुल। लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं जो अस्पताल प्रशासन है उनकी लापरवाही को बयां करती है। जिस तरीके से देखिए जहां
बेड लगे हुए हैं, उन तमाम जगहों पर ये लोग पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? जो स्टाफ है वो इस पर मौज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताना चाहेंगे कि जो यहाँ सीमेंटेड डॉक्टर साहब है, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि मैं इस चीज की पहले जांच करूंगा, उसके बाद जो भी इससे दोषी होंगे उनके ऊपर प्रशासनिक जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे द्वारा उनसे मुलाकात नहीं करती, टेलीफोनिक बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी जवाबदार होंगे उन पर हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पर यहाँ पे सबसे बड़ी यही बात ये कि सीमेंटो एक तरह जिले के अधिकारी होता है, उनके नीचे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो अगर वहाँ पे निरीक्षण नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो जो सुविधाएं हैं जो सरकार देना चाह रही है, जो जनता को देना चाह रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं वो वहाँ पे मुहैया नहीं हो रही है और इस तरीके से पार्टी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी उनके ऊपर भी जांच गिरना चाहिए। उनकी इंक्रीमेंट कम तो रुके, उनके मतलब एक दो अधिकारियों पर अगर बड़ा कार्रवाई होता है तब जाके सारी प्रशासनिक सफावट आएगी। यहाँ पे हम लगातार देख रहे पीडब्ल्यूडी में भी शराब की पार्टी आई थी, वहाँ पे जीएपी भी आई थी, यहाँ पे नगर निगम में भी आई थी, मतलब जिला प्रशासन इस समय कर क्या श्रीकांत, बहुत ही हैरत की बात है, वीडियो भी सामने आया, स्टाफ और डॉक्टर्स भी नजर आ रहे हैं पार्टी करते हुए। मरीजों की लापरवाही का यह मामला है, बड़ा मसला है देखे तो, बावजूद इसके अभी भी जांच करने की बात कही जा रही, कोई कदम नहीं उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी के कड़े निर्देश के बाद अवैध रूप से शराब बना रहे और गांव-गांव में बेच रहे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसी कड़ी में आज धनगांव के एक जंगल में महुआ की शराब बनाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास 170 लीटर अवैध महुआ की शराब और 5 क्विंटल लहान को जब्त किया गया है। आरोपी कारखाना बनाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जंगल में बना रहे थे। आरोपी गांव-गांव में इस अवैध महुआ शराब को सप्लाई भी करते थे। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने गांव-गांव में लोन बांटा गया था, जिसे फाइनेंस कंपनी का फील्ड ऑफिसर राजेश कोरमा गांव में जाकर वसूली करता था। 1 साल से वसूली कर खुद ही कलेक्ट किए हुए पैसे खर्च कर दिया करता था और बैंक में जमा नहीं करता था। ऑडिट में पता चला कि आरोपी राजेश कोराम ने कुल 7,35,237 रुपए की वसूली जमा नहीं किया। फाइनेंस कंपनी ने कई बार उसे पैसा जमा करने को भी कहा, पैसा जमा नहीं किया और फरार हो गया। शाखा प्रबंधक चंदन कुमार ने थाने में इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को पिंजरा से गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑफिसर पर ठगी का आरोप भी लगाया गया है। फील्ड ऑफिसर पर ठगी का आरोप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या है ये पूरा मामला? ऑफिसर पर ठगी का आरोप लगाया गया है। आपको बता दूं कि भाटापारा में भारत फाइनेंस कंपनी जो प्राइवेट कंपनी जो गाँव में छोटे छोटे दुकानदारों को लोन देती है, तो उसकी लोन के जो फील्ड ऑफिसर राजेश कोराम जो वसूली करता था, वो 1 साल से पूरे जितने दुकानदारों को प्रति व्यक्ति देकर पूरा वसूली कर लिया था। जब ऑडिट हुआ जब छुपाई था तो कहीं बोला था 7,35,237 रुपए का गबन पता चला। तो जब उसको बार उनके मैनेजर बोला कि पैसे जमा कर दो, तो उसको जमा वो फील्ड ऑफिसर जमा नहीं किया। जमा नहीं करने के कारण क्या है, बार उसको बोले बात नहीं करने के बाद जब थाने में एफआईआर दर्ज की गई, तब पता चला उसको वहाँ से पेंड्रा से उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पता चला मैंने निजी काम में संख्या कर दिया और उसको बताया आपने। इतने लंबे समय से ये कारोबार कर रहा था, लोगों को चकमा दे रहा था। इससे पहले क्या किसी को इसका पता नहीं चल पाया? बैंक में क्या होता है, जब ऑडिट हुए तो पता चलता है कि कौन कितने जैसे मान लो किसी को 5 लाख खरीद किया, उससे वसूली किया, 2 लाख 1 लाख जमा किया, 1 लाख के ऊपर रख लिया। तो इसी तरह कई प्रकार के जब उसके लोन के कर्ज भारत से लेकर आने वाला तो पैसा वसूल किया, वसूल करने के बाद आधा पैसा जमा कर आधा पैसा जमा नहीं करता था। तो जब ऑडिट जब हुआ तो ऑडिट के बाद जब पता चला कि तो बहुत लंबा यहाँ पर गबन किया हुआ व्यक्ति, तब उसके साथ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। तब बड़ी कड़ी पूछताछ के बाद और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि इसने पूरे पैसे अपने निजी काम में खर्चा कर दिया। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ इतने लंबे समय से जो है इस तरह के कारनामे सामने आ रहे थे, लेकिन इससे लोग जो है नदारद थे। लेकिन जिनके साथ ठगी हुई है
क्या उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या मांग है? साथ ही साथ आरोपी जो है पुलिस हिरासत में है, क्या कुछ पूछताछ में उसने जानकारी बताई है? ये अधिकांश जो सभी हम होती गाँव में होती, गाँव में थोड़े वाले जो लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, और जो फर्जी रसीद है या ऑनलाइन के माध्यम से बता देते हैं, साथ दे देते हैं। तो इस प्रकार की जानवर जो सभी पकड़ाई गई है यहाँ पर जितने अपराध कायम किए गए जिले में, वो अधिकांश गाँव के लोग हैं, जिनका कुछ जानते ही है। जो अधिकांश जो एनएसएल के बदली में होते हैं, थोड़े दुकानदार होते हैं, जिनके पास इस प्रकार की घटना हमेशा लोग देखी गई है कि गाँव में ज्यादा अधिकांश मामले गाँव के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पुलिस ने राजधानी रायपुर की आवासीय कॉलोनियों के सुनसान मकानों में चोरी के वारदातों को अंजाम देने वाले गैंती गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 3 शातिर चोरों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह थाना मुजगहन, विधानसभा तिल्दा, नेवरा और मंदिर हसौद के सुनसान मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और इस दौरान सेंध लगाने के लिए चोर गैंती और पेचकश का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी, 2 पहिया वाहन और अन्य चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने गैंती गैंग के जिन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है उनमें सृजन शर्मा और स्वराज, उमेश उपाध्याय और सफीक मोहम्मद शामिल है। इनमें सृजन शर्मा के ऊपर पहले भी चोरी और नकबजनी के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह और उसके साथी चोरी के जेवरातों को अपने परिचित ज्वेलर्स के पास बेचते थे। वहीं कुछ जेवरातों को वित्तीय कंपनियों में गिरवी भी रखकर नकदी ले लेते थे। पुलिस ने इन फाइनेंस कंपनियों को नोटिस भी जारी किया है। और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनावों में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50% कर दी गई है, लेकिन जहां SC/ST की आबादी 50% या उससे अधिक है, वहीं ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और भारत में वैसे तो टैलेंट की कमी नहीं है, कभी कभी ऐसे लोगों की उम्र और कद देखकर उनके टैलेंट पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही एक वीडियो गरियाबंद से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टैलेंटेड बच्ची आपको दिखेगी और यह बच्ची आंगनबाड़ी में पढ़ती है। वीडियो में बच्ची का नॉलेज देख लोग हैरान है। वीडियो पर खूब प्यार भी लोग लुटा रहे हैं। टैलेंटेड बच्ची छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के कुटेरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है, जिसका नाम ट्विंकल निषाद है। बच्ची गांव के ही आंगनबाड़ी में पढ़ती है, जहां 30 बच्चे पढ़ते हैं। पापा का नाम, मम्मी का नाम, कौन गाँव रहता है, कहाँ पर रहता है, पोस्ट ऑफिस, जिला, थाना, विकासखंड, तहसील, कौन देश में रहता है, कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, हमारे कलेक्टर के नाम, राज्यपाल के नाम, हमारे महिला बाल विकास विभाग मंत्री के नाम। वेरी गुड, बैठ जाओ। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एसपी ने अनुशासनहीनता को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई ड्यूटी में अनुपस्थित पाए जाने और कर्तव्य पर लापरवाही बरतने के कारण की गई है। बता दें, दोनों पुलिसकर्मी प्रेमनगर थाना में पदस्थ थे। रात्रि गश्त और रात ड्यूटी पर तैनात नहीं रहने के कारण बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की शिकायत के बाद अचानक चेकिंग के दौरान एसपी प्रशांत ठाकुर ने कार्रवाई की है। दुर्ग में शादी पार्टी में रसगुल्ला नहीं देने पर नाबालिग ने चाकू मारकर दोस्त की हत्या कर दी। दोस्त की गर्दन पर 1 बार और पेट पर 8 बार चाकू से वार किया गया है। वारदात के बाद नाबालिग बदमाश ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस से कहा कि मार दिया। मामला जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुई है। शादी में रसगुल्ले को लेकर बवाल हुआ और इस दौरान यह वारदात को अंजाम दिया गया। का ये मामला है। बीती रात एक परिवार में शादी का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में जो मृतक था वो वहां पे उपस्थित था। साथ ही जो आरोपी गण थे
वो भी एक दूसरे को जानते थे और इनके बीच में खाने की चीजों के लिए कुछ कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद ये आपस में मिले रात में कहीं पे, फिर जाते जाते इन लोग के बीच में फिर से उस बात को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद के कारण फिर वो दो नाबालिग थे जो आरोपी, उन लोगों ने चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ को शलभ भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।